Good morning, my dear students and friends who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of developmental biology, I am going to deliver my talk on genic regulation of Drosophila development. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में ड्रोसोफिला डेवलपमेंट का जीन द्वारा नियंत्रण कैसे होता है, इस पे मैं आपसे सामूहिक चर्चा करूंगा। ये पिछले 10 वर्षों से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कुछ एनिमल्स को एज ए मॉडल के रूप में स्टडी किया जाता है और इसमें ड्रोसोफिला है ये सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, क्योंकि लेबोरेटरी में इसका कल्चर है वो पॉसिबल है। कल्चर बहुत सस्ता पड़ता है, इसमें कोई हाई फाई लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है और कुछ ही दिनों में 2-3 सप्ताह में इसका रिजल्ट है वो आपके सामने तैयार मिलता है। इसलिए एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल के रूप में ड्रोसोफिला को आजकल यूज किया जाता है। और ये हम जानते हैं कि किसी भी प्राणी का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन की इवेंट होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की है, उसके बाद फिर क्लीवेज है, गैस्ट्रुलेशन है, फिर अलग अलग बॉडी में ऑर्गन्स बनते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है और पूरा एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। डेवलपमेंट की हर स्टेज में कोई जीन्स, कोई मार्कर्स, कोई मॉर्फोजेंस इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हर एनिमल्स में जीन की संख्या आप जानते हो हजारों की संख्या में होती है। अपने ह्यूमन का भी यदि अपन देखें तो अपनी बॉडी में भी लगभग 30,000 जीन है। एक चूहे के अंदर 30,000 जीन है। एक सिंपल जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी 5,000 जीन्स है। तो ये एक कल्पना के बाहर की चीज है, लेकिन आजकल रिसेंट टेक्निक है वो डेवलप हो गई है। कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे लोकेट है, किस जगह लोकेट है, किस जीन का ऑपेरॉन कैसे काम करता है, किस जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म कैसी है, ये पूरा डिटेल आजकल अवेलेबल है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तो प्रिंटेड पेज इतने हैं कि आप रोजाना यदि 100 पेज भी पढ़ो तो आपको 100 साल लग जाएंगे। तो कल्पना के बाहर की चीज है, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत ही एडवांस डेवलपमेंट है वो देखने को मिले हैं और आज का जो मेरा व्याख्यान है वो इसी पे फोकस रहेगा। ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट कैसे होता है इस पे एक व्याख्यान में पूर्व में डिलीवर कर चुका हूँ। इसके साथ ही इंसेक्ट, क्योंकि ड्रोसोफिला है ये इंसेक्ट का ही एक एनिमल्स है, क्लास इंसेक्ट का, तो एक जनरल इंसेक्ट डेवलपमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है और वो मेरे चैनल में एंटोमोलॉजी जो फोल्डर है प्ले ग्रुप में, एंटोमोलॉजी फोल्डर, उसके अंदर ये एक अलग से भी व्याख्यान है। जनरल डेवलपमेंट का भी है, टाइप्स ऑफ लार्वा के भी है, टाइप्स ऑफ प्यूपा का भी है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस का भी, क्योंकि हमारे यहाँ एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर चलता है और एंटोमोलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, उससे रिलेटेड लगभग 50 वीडियो, बहुत ही हाई डेफिनेशन के शूट किए हुए वीडियो उस प्ले ग्रुप की लिस्ट में है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट एंटोमोलॉजी में एमएससी कर रहे हैं या जिनके स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी है वो इन वीडियो को जरूर देखें। तो आज की इस व्याख्यानमाला में ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट का जीन द्वारा नियंत्रण कैसे होता है इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। Gene regulation during development. The genes governing Drosophila development are classified into 3 groups. ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को नियंत्रित करने वाले जो जीन्स हैं इनको 3 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, 3 ग्रुप के अंदर इसको
कैटेगराइज किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज मैटरनल जीन, सेकेंड कैटेगरी इज सेगमेंटेशन जीन एंड थर्ड कैटेगरी इज होमियोटिक जीन्स। अब इसमें मैटरनल जीन्स कौन से हैं? मैटरनल जीन्स वो होते हैं जो अंडे में ग्रेडियंट को डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप कोई भी एनिमल्स का अंडा उठा के देख लो, हर अंडे में पोलरिटी देखने को मिलेगी। हर अंडे के अंदर एनिमल पोल है, वेस्टल पोल है, और प्रत्येक अंडे में एनिमल ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है, वेस्टल ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है। एनिमल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? एनिमल ग्रेडियंट में वो मॉलिक्यूल्स या वो संरचनाएं होती है जिनकी कंसंट्रेशन एनिमल पोल पे तो ज़्यादा होती है, लेकिन वेस्टल पोल की तरफ वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी तरह वेस्टल ग्रेडियंट में वो कंटेंट्स आते हैं जिनकी कंसंट्रेशन वेस्टल पोल पे तो ज़्यादा होती है, लेकिन एनिमल पोल की तरफ वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये घटना ठीक उसी तरह ही है जैसे मान लीजिए कोई कांच की जैसे पारदर्शी बोतल हो आपके पास, और उस बोतल में आप गंदा पानी भर दो, तो उस बोतल को आप स्टार्टिंग में देखोगे तो पूरी बोतल में यूनिफॉर्म गंदा पानी दिखाई देता है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद में आप देखोगे कि उस गंदे पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे बोतल के पैंदे में इकट्ठे होने लग जाते हैं। और 2 घंटे बाद इस बोतल को आप यदि देखोगे तो आप देखोगे कि बोतल में ऊपर जो है वो एकदम पारदर्शी क्लियर पानी है, और बोतल के पैंदे में जो है वो गंदा पानी है। और इस तरह इस बोतल की यदि कैमरे से फोटो ली जाए तो उस फोटो में 10 पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। सेम परिघटना इन अंडों के अंदर पाई जाती है। तो मैटरनल जीन्स जो होते हैं ये अंडों में ग्रेडियंट फॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकंड कैटेगरी है इसमें सेगमेंटेशन जीन। सेगमेंटेशन जीन जो होते हैं वो प्रत्येक सेगमेंट की पोलरिटी को डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंटल प्लान पे आधारित है, और इंसेक्ट का जो एम्ब्रियो जो होता है, लार्वा है उसके अंदर तो स्टार्टिंग में 20 सेगमेंट होते हैं, जिसमें आगे के 6 सेगमेंट एड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 6 के बाद में 7, 8, 9 नंबर के जो सेगमेंट है ये थोरैक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और 10 से लेके 20 तक के जो सेगमेंट है ये एब्डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें भी जो लास्ट के जो 2-3 सेगमेंट है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनेपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर सेगमेंट में पोलरिटी है। आप देखोगे इंसेक्ट में हर सेगमेंट में डोर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। डोर्सल सरफेस को टर्गम के नाम से जाना जाता है, वेंट्रल सरफेस को स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह प्रत्येक सेगमेंट में एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो सेगमेंट की जो ध्रुवता है, पोलरिटी है, उसका डिटर्मिनेशन इन सेगमेंटेशन जीन्स के द्वारा होता है। और तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज होमियोटिक जीन्स। होमियोटिक जीन्स जो होते हैं ये प्रत्येक सेगमेंट की आइडेंटिटी को डिसाइड करता है, लेकिन उस सेगमेंट की पोलरिटी, साइज, संख्या उसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हर सेगमेंट का अपना अपना इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, और हर सेगमेंट को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आप यदि स्टार्टिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यदि आप पढ़ो तो हर सेगमेंट के अलग अलग नाम है। जैसे थोरैक्स में प्रोथोरेसिक सेगमेंट, मीजोथोरेसिक सेगमेंट, मेटाथोरेसिक सेगमेंट। अब प्रोथोरेसिक सेगमेंट है उसमें केवल टांगे जैसे पाई जाती है, स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट है उसमें टांगे भी होती है, पंख भी डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, स्पाइरिकल्स भी होते हैं। अब प्रोथोरेक्स का सेगमेंट है, इसकी रचना अलग तरह की देखने को मिलेगी। मीजो और मेटाथोरेक्स की रचना है वो अलग तरह को देखने को मिलेगी, वो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो मोटा मोटी इसके अंदर जो जीन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में, उनको 3 मेजर ग्रुप में जैसे डिवाइड किया गया है। मैटरनल जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट, सेगमेंटेशन जीन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर and polarity of segment, and homeotic genes which are responsible for the particular identity of a segment, but they never affect the polarity, size and number. अब इसमें भी कई ग्रुप हैं, कई क्राइटेरियाज हैं, इनकी फंक्शन मैकेनिज्म कैसी है उसमें मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। और ये जो व्याख्यान है मेरा, ये हालांकि
करीब 12-13 साल पहले का ये पावर पॉइंट है, जो हमारे यहाँ पास में लक्ष्मणगढ़ में मोदी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर ये एक्सटेंशन लेक्चर के रूप में ये लेक्चर मैंने डिलीवर किया था। लेकिन अभी हाल ही मैंने गिलबर्ट की जैसे किताबें, जैसे लेटेस्ट एडिशन देखा है, तो कुछ नए जीन हैं वो भी इसके अंदर डिस्कवर हो गए। तो उन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने की दृष्टि से, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से ये व्याख्यान है वो सूटेबल होगा। हालांकि डिटेल में मैं इसमें नहीं गया हूँ। लेटेस्ट जो जीन है उसका इस व्याख्यान में इनकॉर्पोरेशंस नहीं है, और उसके पीछे रीजन ये है कि समय अभाव के कारण, मान लो कुछ भी मान लो, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, और टाइम मिला तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा। हाँ, ये एक बेसिक जैसे फंडामेंटल जैसे ग्राफिकल डायग्राम है इसमें। ये जैसे अंडा है, इसमें साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी जैसे दिखाई है। ये अंडे का जैसे एनिमल पोल है, वेस्टल पोल है। एनिमल पोल को जैसे रेड कलर में दिखाया है, इसको नीले कलर में दिखाया है। इसके बाद में इसमें जो पर्टिकुलर जीन्स हैं, उन जीन्स के अंदर ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन्स भी ग्रेडियंट के रूप में अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद गैप जीन्स है वो एक्टिव होते हैं। इसके बाद पेयर रील जीन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और इसके अंदर हर सेगमेंट में है वो पोलैरिटी है वो डिसाइड हो जाती है। होम्योटिक जीन्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट का एक बेसिक डायग्राम है। अब इसकी रियल मैकेनिज्म क्या है उस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और सबसे फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज मैटरनल जीन्स। यानी मैटरनल जीन्स वो जीन्स हैं जो अंडे के अंदर पोलैरिटी को, अंडे के अंदर ग्रेडियंट को डिसाइड करता है। These genes are expressed prior to fertilization and are responsible for establishing the initial gradient in the egg. तो मैटरनल जीन्स जो है ये फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी oogenesis के दौरान, जब ओवेरी के अंदर ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, उस oogenesis के दौरान ये जीन्स जो है अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। About 30 maternal genes are involved in establishing of gradient in Drosophila, और लगभग 30 जीन्स ऐसे हैं जो ड्रोसोफिला के अंडे में ग्रेडियंट को डिसाइड करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। यानी ग्रेडियंट जो है वो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रेडियंट में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एमआरएनए के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊं, किसी भी अंडे में एनिमल पोल जैसे होता है तो एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म की कंटेंट ज़्यादा है और वेस्टल पोल पर योग की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए साइटोप्लाज्म एनिमल ग्रेडियंट है, योग जो है वेस्टल ग्रेडियंट है। इसी तरह एनिमल पोल पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मेंढक का अंडा या अंडा यदि आप देखो तो उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट है, तो यहाँ पर मेलानिन पिगमेंट है वो एनिमल ग्रेडियंट है। इसी तरह पीएच का मान अलग अलग मिलेगा, एनिमल पोल की पीएच अलग है, वेस्टल पोल की पीएच अलग है। एनिमल पोल पे ऑक्सीजन कंजप्शन जैसे ज़्यादा है, वेस्टल पोल पे ऑक्सीजन कंजप्शन कम है। एनिमल पोल में ब्लड सप्लाई मैक्सिमम है, वेस्टल पोल में ब्लड सप्लाई मिनिमम है। तो इस तरह के कई पैरामीटर्स हैं, कम से कम 10-15 पैरामीटर्स हैं जो ग्रेडियंट के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पर कोई प्रोटीन्स या एमआरएनए ही उत्तरदायी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन है, ब्लड सप्लाई है, मेटाबॉलिज्म की रेट है, ये सभी ग्रेडियंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सबका डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा होगी तो दूसरी तरफ वो धीरे धीरे कम होती जाती है। So it may be gradient may be proteins और mRNA और pigment और इसके अलावा और भी कोई चीज हो सकती है। A protein was local concentration causes the surrounding region to take up a particular structure is called a morphogens। तो कई बार ये देखा गया है कि साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, उन प्रोटीन की वजह से भी डेवलपमेंट के दौरान विशेष प्रकार की रचनाओं का, आकृतियों का निर्माण होता है
और उस केस में ये जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉर्फोजेंस के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्फोजेनेसिस। ए मॉर्फोजन मे बी ए रेगुलेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मॉर्फोजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में रेगुलेटर का काम भी कर सकते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में आप जानते हो इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की जो फिनोमेनन है वो ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानी जाती है। और एन एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और कई बार ये मॉर्फोजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव करने में भी काम में आते हैं। दे एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर। द एग्स हैज टू वेल एस्टेब्लिश ग्रेडियंट। और कोई भी अंडा हो उसमें दो ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। एक तो जैसे एनिमल ग्रेडियंट, और एनिमल ग्रेडियंट जो होता है ये एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। इसी तरह एक है डोर्सोवेंट्रल ग्रेडियंट। इसमें क्या होगा, डोर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ये एक इमेजिनल डिस्क का जैसे डायग्राम है इस ड्रोसोफिला का। और ड्रोसोफिला की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर ये अलग अलग ग्रेडियंट्स हैं, और ये ग्रेडियंट्स आगे चलकर बॉडी के ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें लेबियम बन गया, ह्यूमरस बन गया, एंटीना बन गई, विंग बड है, इससे आगे चलकर पंख बनेंगे, लेग बड जो होती है इससे आगे चलकर टांगे बनेगी। इस तरह जो कॉर्डल पार्ट जो है इसके अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स बनता है। तो ये एक इमेजिनल डिस्क का जैसे ये फिगर है, हाइपोथेटिकल फिगर। और इस इमेजिनल डिस्क के अडल्ट में अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। The anterior posterior gradient develops after fertilization. Anterior posterior gradient जो होता है इसका डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में हो जाता है। It control the positional information along the larva. और ये जो ग्रेडियंट हैं ये पोजिशनल इंफॉर्मेशंस को नियंत्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन ऑफ हेड, लोकेशन ऑफ थोरैक्स एंड लोकेशन ऑफ एब्डोमेन। तो बॉडी के अंदर हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। हेड है ये सिफेलिक रीजन है, एब्डोमेन है ये पोस्टीरियर रीजन है। द डोर्सोवेंट्रल ग्रेडियंट सिस्टम रेगुलेट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन इंक्लूडिंग मेसोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म एंड डोर्सल एक्टोडर्म। और डोर्सोवेंट्रल ग्रेडियंट जो होता है ये मेसोडर्म के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है, न्यूरोएक्टोडर्म के विभेदन के लिए उत्तरदायी होता है, डोर्सल एक्टोडर्म के डिफरेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होता है। बोथ एक्सिस आर एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली। और दोनों ही जो एक्सिस है इनका अस्तित्व, इनकी स्थापना एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। और वैसे जैसे देखें तो कई तरह के एक्सिस एनिमल्स में देखने को मिलेगी, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जिसको सिफेलो कॉर्डल एक्सिस भी कह सकते हैं। इसी तरह डोर्सोवेंट्रल एक्सिस जो डोर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस की तरफ होती है। इसी तरह पीडी एक्सिस यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल है, जैसे टांगे हैं मान लो, अब टांगों में भी प्रॉक्सिमल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। तो टांगों में जो कॉक्सा है जो कॉक्सल कैविटी में फिट है वो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। उसके बाद में ट्रंकेटर है, फिर फीमर है, टीबिया है, टार्सस है वो इसका डिस्टल पार्ट है। इसी तरह बॉडी का लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। तो एक एनिमल्स में कई तरह के एक्सिस है वो अपने को देखने को मिलेगी। बोथ एक्सिस आर एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंटली। और दोनों जो एक्सिस है इनका जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। द मैटरनल जीन्स कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉलोइंग 4 pathways और सिस्टम दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो। और मैटरनल जीन्स जो होते हैं ये 4 पाथवेज के द्वारा इस एक्सिस की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। और ये 4 पाथवे कौन कौन से हैं? इसके अंदर फर्स्ट इज एंटीरियर पाथवे, सेकंड इज पोस्टीरियर पाथवे, थर्ड इज टर्मिनल पाथवे और फोर्थ इज डोर्सोवेंट्रल पाथवे। तो यहाँ पर जो मैटरनल जीन्स जो है जिसमें मैंने बताया कि इनकी संख्या लगभग 30 है, और ये 30 जीन इन 4 पथों के निर्धारण के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अब कौन सा पथ कैसे फंक्शन करता है, उसके अंदर कौन से जीन एक्टिव हैं, कौन से प्रोटीन उसके अंदर भूमिका निभाते हैं, उस पर मैं जैसे चर्चा करूंगा। सो फर्स्ट इज एंटीरियर पाथवे। दिस पाथवे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
हेड एंड थोरैक्स। एंटीरियर पाथवे जो होता है वो ड्रोसोफिला में हेड और थोरैक्स के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। The bicoid RNA is transcribed in nurse cell and is transported in the oocyte where it is localized at the anterior end of the egg। तो एंटीरियर पाथवे के दौरान सबसे पहले बाइकोइड आरएनए जो होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसमें नर्स सेल, इंसेक्ट का यदि oogenesis आपने पढ़ा हो तो इंसेक्ट में oogenesis के दौरान जो फर्स्ट स्टेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि प्रिमोर्डियम सेल जो होती है उसके अंदर माइटोसिस होता है और इन माइटोसिस में जो ओगोनिया बनते हैं उसमें एक तो होगा ओगोनिया और बाकी की जितनी भी सेल्स होती है वो नर्स सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ड्रोसोफिला में 4 बार मान लीजिए माइटोसिस हुआ और 4 बार माइटोसिस में 16 सेल्स बनेगी, तो इन 16 सेल में एक सेल है वो तो ओगोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी की जो 15 सेल है वो नर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये नर्स सेल साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के द्वारा, फ्यूजोम्स के द्वारा डेवलपिंग ओगोनिया के साथ जुड़ी रहती है। तो कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें नर्स सेल डायरेक्टली ओगोनिया के साथ जुड़ी है। इस तरह का जो कनेक्शन है वो टीलोट्रॉफिक कनेक्शन के नाम से जाना जाता है और जिसमें नर्स सेल इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है वो पॉलीट्रॉफिक कनेक्शन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर नर्स सेल में जो भी मटेरियल है उनका साइटोप्लाज्म हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, एमआरएनए हो सकते हैं, योग के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के द्वारा डेवलपिंग ओगोनिया में ट्रांसफर होते रहते हैं और जो जो इन मटेरियल का ट्रांसफर होता है नर्स सेल सिकुड़ती जाती है और ओगोनिया की साइज है वो बढ़ती जाती है। सेम फिनोमेनन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नर्स सेल है इसमें बाइकोइड आरएनए का जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये बाइकोइड आरएनए जो होता है ये नर्स सेल्स के द्वारा एंटीरियर एंड में जो सेल्स हैं वहाँ पर ये धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, परिवहित हो जाता है। बाइकोइड आरएनए इज स्पेसिफाइड बाय इट्स 3 अनट्रांसलेटेड रीजन। बाइकोइड आरएनए की पहचान कैसे करेंगे? बाइकोइड आरएनए का जो 3 टर्मिनल है उस 3 टर्मिनल में जो नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस होती है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी वो रीजन अनट्रांसलेटेड है और इस अनट्रांसलेटेड रीजन की वजह से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द बाइकोइड प्रोटीन फंक्शंस एज ए मॉर्फोजन। अब मान लीजिए बाइकोइड डीएनए है, बाइकोइड डीएनए से बाइकोइड आरएनए बना, बाइकोइड आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो भी डेफिनेटली बाइकोइड प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा और ये बाइकोइड प्रोटीन जो है ये एक तरह से मॉर्फोजन्स का काम करता है। दैट डिटरमाइंस एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन इन द एम्ब्रियो इन ए कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। अब ये जो बाइकोइड जो प्रोटीन बन रहा है डेफिनेटली इसकी कंसंट्रेशन अंडे में एनिमल पोल की तरफ ज़्यादा होगी और वेस्टल पोल की तरफ इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। इट मीन्स बाइकोइड प्रोटीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से ग्रेडियंट के रूप में होता है और ये बाइकोइड प्रोटीन्स मॉर्फोजन की भूमिका निभाता है। तो ये आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। बाइकोइड प्रोटीन फंक्शंस एज ए मॉर्फोजन दैट डिटरमाइंस एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन इन द एम्ब्रियो इन ए कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर क्योंकि कंसंट्रेशन तो इसकी एनिमल पोल की तरफ मैक्सिमम है, वेस्टल पोल की तरफ मिनिमम है। द हंचबैक इज ट्रांसक्राइब्ड ओनली व्हेन बाइकोइड कंसंट्रेशन इज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हंचबैक जो जीन होता है, हंचबैक जीन में इसमें ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब बाइकोइड प्रोटीन की सांद्रता ज़्यादा हो, यानी एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर लेवल से बाइकोइड प्रोटीन की यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हंचबैक का जो आरएनए है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। और मान लीजिए बाइकोइड प्रोटीन की कंसंट्रेशन यदि एक पर्टिकुलर लेवल से यदि कम हो उस केस में हंचबैक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा। एज ए रिजल्ट हंचबैक प्रोडक्ट फॉर्म्स ए बैंड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब इसके कारण क्या होगा?
बाइकॉइड प्रोटीन्स, बाइकॉइड प्रोटीन्स किसको रेगुलेट कर रहा है? हंचबैक जीन्स को। और हंचबैक जीन से जो प्रोटीन्स बन रहा है वो प्रोटीन एक बैंड के रूप में एम्ब्रियो के एंटीरियर पार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और पूरे एम्ब्रियो में आप देखते हो कि अलग तरह से, जैसे जेब्रा में जैसे पट्टियां होती है, उस तरह की इसमें पट्टियां, अल्टरनेट पट्टियां है वो बन जाती है, जिनको बैंड के नाम से जाना जाता है। ये एक एंटीरियर पाथवे का जैसे बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम है। ये गिलबर्ट की बुक से मैंने जैसे लिया है। इसमें जैसे मिड oogenesis में क्या फिनोमिनन है? ओवेरियन नर्व सेल सिक्रीट बाइकॉइड एमआरएनए। तो ओवेरी की जो नर्व सेल है ये बाइकॉइड एमआरएनए को सिक्रीट करती है। oocyte न्यूक्लियस इंटैक्ट विथ पोस्टीरियर फॉलिकल सेल्स। और oocyte का जो न्यूक्लियस है वो अंडे के पश्च भाग में जो फॉलिकल कोशिकाएं हैं उसके साथ ये इंटरेक्शंस करती है। अब सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हो, ये अंडे का जैसे एनिमल पोल है और यहाँ पर ये बाइकॉइड एमआरएनए है। बाइकॉइड एमआरएनए लोकलाइज्ड इन द इंटीरियर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोपैंटिया एंड स्वेलो न्यूक्लियस माइग्रेट टू डोर्सल एंटीरियर रीजन। अभी जो बाइकॉइड एमआरएनए है इसकी वजह से एंटीरियर रीजन का जो न्यूक्लियस है ये इसकी डोर्सल सरफेस की तरफ माइग्रेट करता है। बाइकॉइड एमआरएनए ट्रांसलेटेड, बाइकॉइड एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेशन होता है एंड फॉर्म्स प्रोटीन ग्रेडियंट, इट रिप्रेस कॉडल एमआरएनए ट्रांसलेशन। अभी जो बाइकॉइड प्रोटीन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, इसमें जैसे यहाँ पर जैसे गहरा लाल रंग है और जो जो वेस्टर्न पोल की तरफ चलते हैं ये लाल रंग धीरे धीरे हल्का हो रहा है। इट मीन्स ये एनुअल ग्रेडियंट के रूप में यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और इस की वजह से क्या होगा कि कॉडल एमआरएनए जो होता है यानी पोस्टीरियर एंड की तरफ, उस कॉडल एमआरएनए में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो रिप्रेस हो जाती है। और इसके नेक्स्ट के बाद में फिर आप देख रहे हो हंचबैक प्रोटीन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर बाइकॉइड प्रोटीन है, बाइकॉइड प्रोटीन के कारण हंचबैक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बाइकॉइड प्रोटीन एक्टिवेट्स एंटीरियर गैप्स जीन विच सच एज ऑर्थोडेंटिकल, बटन हेड एंड द हंचबैक जीन्स। तो इस बाइकॉइड प्रोटीन्स के कारण हंचबैक प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव होते हैं। हंचबैक प्रोटीन्स का इसमें सिंथेसिस होता है और ये बैंड के रूप में जैसे यहाँ पर एनर्ज हो जाते हैं। अब इस एम्ब्रियो में आप देख रहे हैं बैंडिंग आपको दिख रही है। अलग अलग बैंड्स हैं वो अलग अलग बॉडी के सेगमेंट्स के लिए जैसे उत्तरदायी हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो आगे आगे एकॉर्न है, यानी इसका जो सिफेलिक एंड है, इसका हेड फॉर्मेशन होती है, फिर थोरेक्स फॉर्मेशन है, फिर एब्डोमेन फॉर्मेशन है और सबसे लास्ट में इसमें टेल फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लार्वा बन रहा है ये एकदम फुली डेवलप्ड है, इसके अंदर सारे सेगमेंट है वो क्लियर है। और इधर ये जो लार्वा बन रहा है इसमें थोड़ी डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो बाइकॉइड डिफिशियंट है। मान लीजिए बाइकॉइड प्रोटीन यदि फॉर्मेशन नहीं हुई, बाइकॉइड प्रोटीन का यदि संश्लेषण नहीं हुआ, उसके बाद आप देख रहे हो इस लार्वा के अंदर बॉडी के सेगमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी हेड थोरेक्स एब्डोमेन की यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। इट मीन्स इन बॉडी के सेगमेंट्स के लिए ये बाइकॉइड प्रोटीन, हंचबैक प्रोटीन ये उत्तरदायी हैं। और ये जो पाथवे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पाथवे के नाम से जाना जाता है, यानी अंडे के एनिमल पोल से वेस्टर्न पोल की तरफ किस तरह सेगमेंटेशन होता है, किस तरह पोलरिटी बनती है, किस तरह ग्रेडियंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद सेकंड इज पोस्टीरियर पाथवे। अब जिस तरह एंटीरियर पाथवे था उसी तरह इसमें पोस्टीरियर पाथवे भी होगा। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। अब पोस्टीरियर पाथवे का जो तंत्र है, सिस्टम है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट की फॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी होता है। द नैनोज एमआरएनए ट्रांसलेट्स नैनोज प्रोटीन्स। अब यहाँ पर नैनोज एमआरएनए है, उनके अंदर ट्रांसलेशन होगा तो इसके अंदर नैनोज प्रोटीन बनेंगे विच फंक्शंस एज ए मॉर्फोजन। और यहाँ पर नैनोज प्रोटीन है वो एक तरह से मॉर्फोजन्स का काम कर रहे हैं, जबकि एंटीरियर पाथवे में बाइकॉइड प्रोटीन्स है वो मॉर्फोजन्स का काम कर रहे थे। यहाँ पर नैनोज प्रोटीन है वो मॉर्फोजन्स का काम करते हैं। द हंचबैक लोकलाइजेशन in the anterior region prevents the formation of abdominal structures in this region। और
एंटीरियर पार्ट में हंचबैक जो प्रोटीन्स हैं उसकी प्रेजेंस के कारण एब्डोमिनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो पाती है, while its absence from the posterior region ensure the development। और इस एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट में जो एंटीरियर पाथवे का जो प्रोटीन था उसकी कंसंट्रेशन पोस्टीरियर पार्ट में धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए वहां पर एब्डोमिनल सेगमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि एम्ब्रियो के एंटीरियर पार्ट में हेड और थोरैक्स बनेंगे, पोस्टीरियर पार्ट में एब्डोमेन बनेंगे, क्योंकि दोनों की फॉर्मेशंस के लिए अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग मॉर्फोजन्स हैं, वो उत्तरदायी हैं। और एंटीरियर पाथवे के जो मॉर्फोजन है उसकी कंसंट्रेशन एंटीरियर एंड में मैक्सिमम होगी, पोस्टीरियर एंड की तरफ वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह पोस्टीरियर पाथवे के जो मॉर्फोजन्स हैं यानी नैनोज प्रोटीन, इसकी कंसंट्रेशन पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिमम होगी, एंटीरियर पार्ट की तरफ ये धीरे धीरे कम होती जाती है। थस posterior and anterior system have the same basic feature। तो एंटीरियर पाथवे और पोस्टीरियर पाथवे दोनों की जो वर्किंग मैकेनिज्म है, दोनों का जो सिस्टम है वो लगभग एक जैसा ही है, केवल प्रोटीन्स के नाम अलग अलग है, प्रोटीन की फंक्शनिंग मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, मॉर्फोजन्स हैं वो अलग अलग है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए मॉर्फोजन एनकोडेड बाय ए मैटरनल जीन्स। और ये मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैटरनल जीन जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन से पहले ग्रेडियंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें जो बाइकोइड जो मॉर्फोजन्स है ये एंटीरियर पाथवे के लिए उत्तरदायी हैं, और नैनो जो प्रोटीन्स हैं या नैनो जो मॉर्फोजन्स हैं ये पोस्टीरियर पाथवे के लिए उत्तरदायी हैं। और यहाँ पर जो मॉर्फोजन्स हैं वो एक तरह से इंस्ट्रक्टर का कार्य करते हैं। Morphogen functions as instructor in anterior pathway while permissive role in posterior pathway। अब यहाँ पर ये दो जो टर्म है इंस्ट्रक्शन और परमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का टॉपिक जैसे हम पढ़ते हैं, कॉम्पिटेंस का टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे हैं जो इंस्ट्रक्शन की भूमिका निभाते हैं, इंस्ट्रक्टर की, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो परमिशन की भूमिका निभाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कॉलेज का प्रिंसिपल है सपोज, और कॉलेज का प्रिंसिपल मान लीजिए अपने चैम्बर में बैठा है और उसमें स्टूडेंट जब भी चैम्बर में प्रवेश करते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं मे आई कम इन सर, यानी वो परमिशन ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए प्रिंसिपल से ऊपर की पोस्ट का यदि कोई हायर कैटेगरी का यदि ऑफिसर हो तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कमिश्नर साहब आ गए सपोज, डायरेक्टर आ गए या शिक्षा मंत्री आ गए, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर हैं, और ये ऑफिसर जब चैम्बर में प्रवेश करते हैं तो ठीक है एक ग्रेसफुल भूमिका रहती है वहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल की चेयर है उस पर तो प्रिंसिपल ही बैठता है, लेकिन कमिश्नर चाहे तो उस चेयर पे बैठ सकता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो तरह के स्पेशल रोल होते हैं, एक तो इसमें इंस्ट्रक्टिव रोल होता है, एक इसके अंदर परमिशिव रोल होता है। और ये भी कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टिव रोल की जो भूमिका निभाते हैं वो डेफिनेटली कैपेबल होते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी पाई जाती है, और परमिशिव रोल की जो भूमिका निभाते हैं डेफिनेटली उनके अंदर कॉम्पिटेंसी का फिनोमेनन कम होता है। कॉम्पिटेंट तो होते हैं लेकिन इनमें जो डिफरेंशिएशन की जो प्रक्रिया है, मॉर्फोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी इसमें विलंबित होती है, डिले होती है। पोस्टीरियर पाथवे इज मच कॉम्प्लेक्स देन एंटीरियर पाथवे, और इस डेवलपमेंट में पोस्टीरियर पाथवे जो होता है वो एंटीरियर पाथवे की तुलना में थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ पर ये ठीक उसी तरह का डेवलपमेंट का ये फंडामेंटल जैसे फिगर है। अब इसमें आप देख रहे हो ओवेरियन नर्व सेल सिक्रीट पोस्टीरियर स्कैफोल्ड टू बाइंड नैनोज एमआरएनए। अब नैनोज जीन है उनसे नैनोज एमआरएनए बना। नैनोज एमआरएनए सिक्रीटेड बाय ओवेरियन नर्व सेल्स लोकलाइज्ड टू पोस्टीरियर पोल, और नैनोज एमआरएनए जो होते हैं वो अंडे के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो नर्व सेल होती है उनके द्वारा ये सिक्रीट होता है। नैनोज एमआरएनए ट्रांसलेटेड and blocks translation of hunchback message in posterior of the embryo,
और नैनोज प्रोटीन के कारण क्या होगा, इस एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट में हंचबैक प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। नैनोज एक्टिवेट पोस्टीरियर गैप जीन्स सच एज निर्प जीन्स, और इसके बाद में ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर एकॉर्न है, हेड है, थोरैक्स है, टेल है, और ये जैसे नैनो डिफिशिएंट का जैसे फिगर है। अब मान लीजिए जिस एम्ब्रियो में नैनोज प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो उस एम्ब्रियो के अंदर ड्रोसोफिला में हेड बन जाएगा, थोरैक्स बन जाएगा, लेकिन एब्डोमेन नहीं बनेगा, और ये डिफिशिएंट एम्ब्रियो है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह एंटीरियर पाथवे के यदि प्रोटीन्स नहीं होंगे तो उस केस में ड्रोसोफिला में हेड और थोरैक्स नहीं बनेगा, केवल एब्डोमेन बन जाएगा। तो इस तरह की माल फॉर्मेशन जो है ये कई बार देखने को मिलती है। जिस तरह मनुष्यों के अंदर टेरेटोजेनेसिस की परिघटना होती है, विकृतियों की परिघटना होती है, उसी तरह ड्रोसोफिला में भी माल फॉर्मेशंस हैं वो देखने को मिलेगी। तीसरा इसमें है टर्मिनल पाथवे। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकॉर्न एट हेड एंड द टेल्सन एट द टेल। तो टर्मिनल पाथवे जो होता है ये एंटीरियर एंड में एकॉर्न के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है, और पोस्टीरियर पार्ट में ये टेल की फॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी है। और इसका भी एक ये फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, फॉलिकल सेल्स जनरेट लीजेंट एट द अनसेगमेंटेड एंड्स ऑफ द एग्स। तो यहाँ पर फॉलिकल्स कोशिकाएं जो होती है वो लीजेंट को जनरेट करती है। अब ये लीजेंट जो होते हैं ये टॉर्सो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। लीजेंट बाइंड्स विद टॉर्सो रिसेप्टर्स, और टॉर्सो रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड होंगे, रिसेप्टर एक्टिवेटेड एट एंड्स ऑफ द एग, और अंडे के जो टर्मिनल एंड है वहाँ पर ये रिसेप्टर एक्टिव होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टेललेस एंड हकबेन जीन्स, और इसके कारण क्या होगा, टेललेस जीन है, हकबेन जीन है, इनकी अभिव्यक्ति होती है, और ये फॉर्मेशन ऑफ एकॉर्न एट हेड, और इन जीन्स के एक्टिव होने के कारण, जीन के एक्सप्रेशन के कारण हेड के एंटीरियर एंड में एकॉर्न की फॉर्मेशन होती है, और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर टेल्सन की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक टर्मिनल पाथवे का ये फ्लो चार्ट है, और ये पाथवे टर्मिनल एंड में बनने वाली संरचनाओं के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर टेललेस जीन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एकॉर्न, और हकबेन जीन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेल्सन इन द टेल। ये भी फ्लो चार्ट आप देख रहे हो। ओवेरियन फॉलिकल सेल्स मेक टॉर्सो-लाइक प्रोटीन एट एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर टिप्स। तो यहाँ पर ये टॉर्सो-लाइक प्रोटीन्स हैं, इनकी जैसे फॉर्मेशन हो रही है एंटीरियर एंड में, पोस्टीरियर एंड में। टॉर्सो-लाइक एक्टिवेट टॉर्सो एट टिप्स, और टॉर्सो जो प्रोटीन्स हैं ये एकदम टिप यानी एपिकल एंड है, इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिवेटेड टॉर्सो प्रोटीन्स, इनसे टॉर्सो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। टॉर्सो एक्टिवेट्स टर्मिनल गैप जीन, ये टर्मिनल गैप जीन को एक्टिव करते हैं। और टेललेस एंड हकबेन एमआरएनए, तो यहाँ पर टेललेस और हकबेन एमआरएनए है, ये एक्टिव होंगे। और टेललेस जीन है ये एकॉर्न की फॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी है, और ये यहाँ पर पूंछ की फॉर्मेशंस के लिए उत्तरदायी है। और ये यदि टॉर्सो यदि डिफिशिएंट होगा, टॉर्सो जीन यदि डिफिशिएंट होंगे, उस केस में ड्रोसोफिला में हेड बन जाएगा, थोरैक्स बन जाएगा, एब्डोमेन बन जाएगा, लेकिन एंटीरियर एंड में एकॉर्न नहीं बनेगा, और पोस्टीरियर एंड के अंदर टेल्सन नहीं बनेगी। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है इस। और लास्ट जो है इसमें दैट इज डोर्सोवेंट्रल पाथवे। डोर्सोवेंट्रल पाथवे में टोटल 11 maternal genes are needed to establish the dorsoventral axis between the time of fertilization and cellular blastoderm। तो डोर्सोवेंट्रल पाथवे के लिए लगभग 11 जीन्स हैं, वो इसमें उत्तरदायी होते हैं। इन 11 जीन्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसमें 11 प्रकार के एमआरएनए बनेंगे। इन 11 एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा, उसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहाँ पर हर पाथवे में आप देख रहे हो इस टोटल ये जो पहला जो मैटरनल जीन्स है, 30 जीन जैसे इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, 30 जीन इसके लिए उत्तरदायी हैं। हर जीन्स के अलग अलग नाम है, वो सारे डिटेल नाम में यहाँ पर मैंने शेयर नहीं किए,
क्योंकि याद करने की दृष्टि से भी वो काफ़ी टिपिकल है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, एडवांस रिसर्च जो कर रहे हैं, उनको ये डिटेल जीन है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ट्विस्ट एंड स्नेल जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वेंट्रल स्ट्रक्चर एंड डीपीपी एंड जैन जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोर्सल सरफेस। तो इंसेक्ट की जो डोर्सल सरफेस है जो आगे चलकर जैसे टर्गम में कन्वर्ट होती है, वेंट्रल सरफेस है वो आगे चलकर स्टर्नम में कन्वर्ट होती है। तो इन दोनों ही सरफेस की पोलरिटी के लिए अलग अलग जीन्स हैं उत्तरदायी है। डोर्सल सरफेस की फॉर्मेशंस के लिए डीपीपी और जैन जीन्स हैं, ये उत्तरदायी हैं। और वेंट्रल स्ट्रक्चर्स के लिए फॉर्मेशंस के लिए ट्विस्ट और स्नेल जीन है, ये उत्तरदायी है। तो इस तरह ये मैटरनल जीन्स जो है ये 4 पाथवे के द्वारा अपनी भूमिका है वो निभाते हैं, जिसमें एंटीरियर पाथवे, पोस्टीरियर पाथवे, टर्मिनल पाथवे और डोर्सो वेंट्रल पाथवे। ये एक कंपेरेटिव टेबल और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पाथवे, पोस्टीरियर पाथवे, डोर्सो वेंट्रल पाथवे, टर्मिनल पाथवे। एंटीरियर पाथवे जो होता है ये बाइकॉइड एमआरएनए के द्वारा इनिशिएट होता है। पोस्टीरियर पाथवे जो है ये नैनोस एमआरएनए के द्वारा इनिशिएट होता है। डोर्सो वेंट्रल पाथवे जो है ये टॉल जीन्स के द्वारा एक्टिव होता है। और टर्मिनल पाथवे है ये टोर्सो एमआरएनए के द्वारा एक्टिव होता है। अब यहाँ पर जो सिग्नल जो है, सिग्नल में क्या होगा, एंटीरियर पाथवे में एमआरएनए का तीसरा सिरा जो होता है वो एज ए सिग्नल की भूमिका निभाता है। पोस्टीरियर पाथवे में भी एमआरएनए का तीसरा जो टर्मिनल एंड है वो यहाँ पर स्पेशल रोल अदा करता है। डोर्सो वेंट्रल पाथवे में स्पेट्जल जो प्रोटीन्स है वो सिग्नल की भूमिका निभाते हैं। और टर्मिनल पाथवे में लीजेंड प्रोटीन्स जो होते हैं ये भूमिका निभाते हैं। ग्रेडियंट में यदि देखें तो एंटीरियर पाथवे में अनइवन इन साइटोप्लाज्म, यानी एनिमल पोल पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, पोस्टीरियर पोल पे कंसंट्रेशन मिनिमम होगी। इसी तरह पोस्टीरियर में जो ग्रेडियंट है इनकी कंसंट्रेशन पोस्टीरियर पोल पे ज़्यादा है, लेकिन एनिमल पोल की तरफ इनकी सांद्रता कम होती है। और डोर्सोवेंट्रल जो पाथवे है इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और टर्मिनल पाथवे इसमें अंदर कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर जो मॉर्फोजन जो काम करेंगे, एंटीरियर पाथवे में बाइकॉइड प्रोटीन है, ये मॉर्फोजन की भूमिका निभा रहे हैं। पोस्टीरियर पाथवे में नैनोस प्रोटीन है, ये भूमिका निभा रहे हैं। डोर्सोवेंट्रल पाथवे में डोर्सल और डीपीपी जो प्रोटीन्स हैं ये भूमिका निभा रहे हैं। एक्शन ऑफ मॉर्फोजन्स क्या होगा, एंटीरियर पाथवे में बाइकॉइड प्रोटीन्स के कारण हंचबैक में ट्रांसक्रिप्शन होता है। पोस्टीरियर पाथवे के अंदर हंचबैक जो एमआरएनए है इसका ट्रांसलेशन प्रिवेंट होगा। डोर्सोवेंट्रल पाथवे में डोर्सल एक्टिवेट ट्विस्ट एंड स्नेल जीन्स। और टर्मिनल पाथवे जो है ये टेललेस और हकवेन जीन्स हैं, इनको ये स्टिमुलेट करता है। और यहाँ पर एक्शन का जो नेचर है वो कैसा होगा, एंटीरियर पाथवे में जो इंडक्शन की जो भूमिका है वो इंस्ट्रक्टिव प्रकार की है, यानी एक सेल दूसरी सेल को आदेश देती है कि आपको इस रचना में कन्वर्ट होना है। और यहाँ पे यदि इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और पोस्टीरियर पाथवे में जो इंडक्शन की भूमिका है वो परमिसिव टाइप की है, यानी यहाँ पर इसको परमिशन लेना पड़ता है। और डोर्सोवेंट्रल जो पाथवे है इसके अंदर इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन भी है, परमिसिव इंडक्शंस भी है। और टर्मिनल पाथवे जो है ये प्योरली इंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। तो एक बहुत ही शानदार कंपेरेटिव एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैटरनल जीन्स की भूमिका का। अब चलते हैं अपन इसमें सेकेंड कैटेगरी के जीन, दैट इज सेगमेंटेशन जीन। अब चूंकि मैंने बताया इंसेक्ट की जो बॉडी है वो सेगमेंटल प्लान पर आधारित है। इंसेक्ट की बॉडी में सेगमेंट ही सेगमेंट है। इसका जो हेड है वो 6 सेगमेंट से बना होता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन के अंदर 11 सेगमेंट है। और एब्डोमेन का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीस्कोपिक टाइप का होता है। और इसमें भी एब्डोमेन के जो लास्ट सेगमेंट है वो
एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल के अंदर ये एडिगस नामक रचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीमेल में ये गोनेपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सेगमेंट की फॉर्मेशंस के लिए भी जीन्स जो है वो उत्तरदायी है। तो इसका जो सेकंड जो पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सेगमेंटेशन जीन। दीज आर जाइगोटिक जीन्स। अब ये जो जीन है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्टिव होंगे। दीज सेगमेंटेशन जीन्स आर एक्सप्रेस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैटरनल जीन है वो तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन जीन जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्टिव होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट फॉर्म ट्रांसवर्स बैंड्स दैट डिफरेंशिएट इंडिविजुअल रीजन्स ऑन देयर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और इन सेगमेंटेशन जीन्स के कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर अनप्रस्थ बैंड जो होते हैं, पट्टियां हैं वो बन जाती है, और प्रत्येक पट्टियां है वो इंडिविजुअल सेगमेंट को जैसे इंडिकेट करती है। टोटल 30 डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व इन सेगमेंट फॉर्मेशन। तो मैटरनल जीन है उनकी संख्या भी लगभग 30 थी, सेगमेंटेशन जीन है इनकी संख्या भी लगभग 30 है, लेकिन अब रिसेंट जो डिस्कवरी है उनमें जीन की संख्या में वृद्धि हो गई है, क्योंकि नए जीन हैं और वो डिस्कवर हो गए हैं। और इसकी जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है उसमें क्या होगी, सबसे पहले मैटरनल जीन्स हैं ये जैसे एक्टिव होंगे, इसके बाद गैप जीन्स एक्टिव होंगे, फिर इसके अंदर पेयर रूल जीन्स हैं वो एक्टिव होंगे, और फिर सेगमेंट पोलरिटी जीन है वो एक्टिव होता है। तो इन सेगमेंटेशन जीन का ये सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट है इनकी फंक्शनिंग स्ट्रेटजी का। सबसे पहले इसमें गैप जीन। द इंपॉर्टेंट गैप जीन्स आर हंचबैक, क्रूपल, निर्प, जियांट एंड टेललेस। तो इंपॉर्टेंट जो गैप जीन्स हैं वहां पर उसमें हंचबैक जीन, क्रूपल जीन, निर्प जीन, जियांट जीन और टेललेस जीन। द मैटरनल बाइकॉइड एंड नैनोज आइदर एक्टिवेट और रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन्स। अब पहला जो मैटरनल जीन्स था, उन मैटरनल जीन्स में जो बाइकॉइड प्रोटीन बना, नैनोज प्रोटीन बना, ये प्रोटीन गैप जीन की अभिव्यक्ति को या तो स्टिमुलेट कर सकते हैं या उनको इनहिबिट कर सकते हैं। द गैप जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड फॉलोइंग 11 डिवीजन एंड डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 4 बैंड्स। और इंसेक्ट में जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यहाँ पर सेल्स नहीं बनती है, और न्यूक्लियस है वही इसके अंदर डिवाइड होता है। पहले डिवीजन में 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरे में 4 न्यूक्लियस बन गए, तीसरे में 8 बन गए, 16 बन गए, 32 बन गए, और 11 डिवीजन तक ये सिंक्रोनस कैरियोकाइनेसिस चलता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसलिए इंसेक्ट का इनिशियल स्टेजेज जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट प्रकार की होती है, मल्टी सेलुलर नहीं होती है, कोशिका इसमें बाद में बनती है। तो यहाँ पर 11 डिवीजन जब हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियस में 11 बार जब माइटोसिस हो जाएगा, उसके बाद में इस एम्ब्रियो में 4 बैंड जो है वो बन जाते हैं। इसमें हंचबैक प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय हाई लेवल ऑफ बाइकॉइड प्रोटीन। तो हंचबैक प्रोटीन है ये कब सक्रिय होंगे, जब बाइकॉइड प्रोटीन की सांद्रता एक लेवल से बहुत ज्यादा हो। क्रूपल प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय ए लो लेवल ऑफ हंचबैक प्रोटीन इन दिस एरिया। और इस एरिया में हंचबैक प्रोटीन की मात्रा यदि कम होगी, उस केस में क्रूपल प्रोटीन हैं वो एक्टिव होते हैं। निर्प प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय नैनोज प्रोटीन। निर्प प्रोटीन्स हैं ये नैनोज प्रोटीन की प्रेजेंस में सक्रिय होते हैं। एंड जांट प्रोटीन्स एक्टिवेटेड बाय नैनोज प्रोटीन। जांट प्रोटीन है ये भी नैनोज प्रोटीन्स के कारण ये एक्टिव होता है। The gap genes are not only regulated by the maternal genes, but they also regulate each other. तो यहाँ पर गैप जीन्स है, इसका नियंत्रण मैटरनल जीन्स के द्वारा तो होता ही होता है, इसके अलावा ये आपस में भी एक दूसरे को म्यूचुअली एक दूसरे को ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ऑल द गैप प्रोटीन्स आर रेगुलेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और गैप जीन के जितने भी संश्लेषित होने वाले गैप प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक तरह से नियामक की भूमिका निभाते हैं,
एक तरह से रेगुलेटर की भूमिका निभाते हैं। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ईच अदर, दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट सेट ऑफ सेगमेंटेशन जीन। अब ये जो रेगुलेटर जो जीन्स हैं, ये अपनी इनिशियल स्टेज में तो रेगुलेशन करेंगे, बल्कि फर्दर डेवलपमेंट, आगे की स्टेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी जो नेक्स्ट कैटेगरी के जो जीन्स हैं उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। इसलिए दो जीन्स की यहाँ पर भूमिका है, दो जीन्स का यहाँ पर कपल्ड रेगुलेशन है, इसलिए इनको पेयर्ड रूल जीन्स के नाम से जाना जाता है। Next category is paired rule genes. They affect either even number or odd number segment. में जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, तो सम संख्या के सेगमेंट है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरह विषम संख्या के सेगमेंट है, ऑड नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर पेयर रूल जो जीन है ये या तो इवन नंबर के सेगमेंट्स को प्रभावित करेंगे या ओड नंबर के सेगमेंट्स को प्रभावित करेंगे। द इंपॉर्टेंट पेयर्ड रूल जीन्स, अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो जीन्स हैं इसके अंदर है जैसे रंट, हेरी जीन, एप्टीजेट, इवन जीन, स्किप जीन, पेयर्ड जीन, ऑड पेयर्ड जीन, स्लोपी पेयर्ड जीन, ऑड स्किप जीन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं इसमें। द स्टार्ट टू एक्सप्रेस एट द 11th to 12th डिवीजन साइकिल। अब ये पेयर रूल जीन जो है ये क्लीवेज के 11वें और 12वें डिवीजन के बीच में ये अपनी अभिव्यक्ति को प्रारंभ करते हैं। द पेयर रूल प्रोटीन्स फाउंड इन ए पैटर्न ऑफ 7 स्ट्राइप्स। और पेयर रूल जो प्रोटीन्स हैं ये 7 पतली धारियों के रूप में, 7 पतले बैंड्स के रूप में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। द जीन्स हैरी एंड एव आर कॉल्ड प्राइमरी पेयर रूल जीन्स। तो यहाँ पर जो हैरी जीन है, एव जीन है, इनको प्राथमिक पेयर रूल जीन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे एक्सप्रेस फर्स्ट एंड दे आल्सो रेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर पेयर रूल में सबसे पहले हेरी जीन और एव जीन ये सबसे पहले एक्टिव होंगे और ये जीन फिर बाद में आने वाले जो जीन्स हैं उसको ये नियंत्रित करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को ये प्रभावित करते हैं। हाँ, इसके बाद में सेगमेंट पोलैरिटी जीन। म्यूटेशंस इन दीज जीन्स मोस्ट ऑफन लीड टू ए लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ द P compartment of each segment, but some mutations lead to a loss of A compartment. यहाँ पर A का अर्थ है एंटीरियर, P का अर्थ है पोस्टीरियर। तो प्रत्येक सेगमेंट जो होता है उसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, यानी सेगमेंट में भी पोलैरिटी। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट डेवलप होगा, कौन सा पार्ट विलोपित होगा, उसके लिए सेगमेंट पोलैरिटी जीन है ये भूमिका निभाते हैं। जैसे when P compartment is affected, it is replaced by a mirror image duplication of A। हमारे लिए P कंपार्टमेंट यदि प्रभावित हो रहा है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में A जो पार्ट है उसकी हुबहू मिरर इमेज, दर्पण प्रतिरूप है, वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। कहने का अर्थ है ये जो सेगमेंट होगा, इस सेगमेंट का आगे का जो पार्ट है वो भी एंटीरियर पार्ट की तरह है और इस सेगमेंट का जो फर्स्ट भाग है वो भी पोस्टीरियर पार्ट की तरह है। तो एक तरह से मिरर इमेज टाइप का सेगमेंट है वो यहाँ पर बन जाता है। एंड टोटल 16 पोलैरिटी जीन्स आर नोन। तो कुल मिला के 16 पोलैरिटी जीन हैं जो सेगमेंट की ध्रुवीयता को निर्धारित करते हैं। और ये जीन कौन कौन से हैं? इसके अंदर एनग्रेल्ट, वंगलेस, गुजनबेरी, पैच, हेजहॉग, कॉटल सेकंड एंड फ्यूज्ड। इसके अलावा और भी जीन्स हैं और हर जीन्स का इंडिविजुअल डिटेल्स है, क्योंकि यदि डिटेल में दी जाए तो ये जो टॉपिक है ये कम से कम 100 पेज का ये रिटन डॉक्यूमेंट है और हर पाथवे पे अलग अलग इसमें 1-1 घंटे के व्याख्यान हो सकते हैं। एंटीरियर पाथवे अलग व्याख्यान हो सकता है,
पोस्टीरियर पाथवे भी अलग हो सकता है, टर्मिनल पाथवे भी अलग हो सकता है, डोर्सोवेंट्रल पाथवे भी अलग हो सकता है। हर जीन की स्ट्रक्चर है वो है अपने आप में स्पेसिफिक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है। हर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है ये अपने आप में एक व्याख्यान है। लेकिन ये जो स्टूडेंट पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं है ना, सुपर डीली टाइप का जो रिसर्च करते हैं, डीएससी टाइप का जो रिसर्च करते हैं, उनके ये मतलब का है। लेकिन यहाँ पर मेन जो जीन्स है सेगमेंट पॉलिटिक है, उसके अंदर जीन कौन से हैं? एक तो एनग्रेल्ट, वंगलेस, गुजनबेरी, पेस जीन्स, हैजहॉग जीन, कॉटल सेकेंड और फ्यूजेंस। द एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 13 डिवीजन। अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो 11 डिवीजन है वहां तक तो मैटरनल जीन्स और उनके जो प्रोटीन्स है वो भूमिका निभाएंगे। 11वें और 12वां जो डिवीजन है उसके बीच में ये सेकंड कैटेगरी के जीन्स हैं वो भूमिका निभाते हैं। और 13वें डिवीजन के बाद में सेगमेंट पॉलिटी जीन्स हैं ये उत्तरदायी होते हैं और ये पेयर्ड रोल जीन्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये इसके लार्वल स्टेज है। जैसे अब इस लार्वल स्टेज में सबसे बाद जैसे एकॉर्न मान लो, इसके बाद ये सिफेलिक सेगमेंट है, फिर ये थोरेसिक सेगमेंट है, फिर ये एब्डोमिनल सेगमेंट है। अब सिफेलिक सेगमेंट है, इसमें भी 3 प्री ओरल है, 3 पोस्ट ओरल है। और ये हेड की जो पार्ट है जैसे यहाँ पर जैसे एम ए मीन्स मैंडिबल्स दिखा है इसमें, एम एस का मतलब मैक्सिला, एल बी मीन्स लेबियम, T1 है ये प्रोटोथोरक्स है, T2 ये मीजोथोरक्स है, T3 ये मेटाथोरक्स है और A1 से A9 ये एब्डोमेन के सेगमेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हर सेगमेंट में ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर। तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन से एक्टिव नहीं हो तो यहाँ पर PA है, इसकी बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ भी P, यहाँ भी P, यानी आगे का भाग है वो भी पोस्टीरियर इंडिकेट कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट है वो भी पोस्टीरियर इंडिकेट कर रहा है। तो ये हर सेगमेंट की ध्रुवता के लिए उत्तरदायी जो जीन होते हैं ये सेगमेंट पॉलिटी जीन के नाम से जाने जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिखा है इसमें क्रोपल जीन का, जैसे क्रोपल जीन का एग्जाम्पल दिया इसमें। तो अर्ली एम्ब्रियो है ये जैसे नॉर्मल है, इसके बाद में लेटर एम्ब्रियो है ये भी नॉर्मल है, और इसमें लार्वा बना ये भी नॉर्मल है। अब मान लीजिए क्रोपल जीन यदि डिफिशियंट हो या यदि इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये विकृत प्रकार का एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगा। अब इस एम्ब्रियो में आप देख रहे हो एब्डोमिनल वाला पार्ट है ये तो बन गया है, लेकिन हेड और थोरैक्स वाले पार्ट है वो इसके अंदर नहीं बने, कारण क्रोपल जीन की डिफिशियंसी के कारण। इसी तरह एक एग्जांपल ये जैसे फुसीटारा जो जीन है, अभी जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो है, नॉर्मल लार्वा बना है, लार्वा के अंदर ये प्रॉपर सेगमेंट्स हैं, लेकिन फुसीटारा जो जीन होगा उसके कारण विकृति के कारण इस तरह के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरह ये एनग्रेड जीन है, अभी जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो, ये नॉर्मल लार्वा बना, ये नॉर्मल प्यूपल स्ट्रक्चर्स बनी, और एनग्रेड जीन में यदि कोई डिफॉर्मेशंस होगी तो इसमें इस तरह के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। और सबसे लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स में क्या होता है, कई बार डैमेज के कारण मान लो या म्यूटेशन के कारण मान लो, तो जो रचना जहां पर बननी चाहिए वो नहीं बनती है, उसकी जगह दूसरी रचना बन जाती है। जैसे प्रॉन है मान लीजिए झींगा, अब झींगे में देखा गया कि एंटीना को यदि रिमूव कर देते हैं तो वो एंटीना पर वहां पर कंपाउंड आई और बन जाती है। इट मीन्स एंटीना को बनाने वाला जीन्स और कंपाउंड आई को बनाने वाला जो जीन्स हैं उसमें डेफिनेटली कुछ नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है कॉमन मिलेगी, और इस तरह के जो जीन्स होते हैं वो होम्योबॉक्स जीन या होम्योटिक जीन्स के नाम से जाने जाते हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे मेरे गाइड थे डॉक्टर ओपी जांगिट, जो डुगर कॉलेज से रिटायर हुए हैं, और उन्होंने मैंडे के टेडपोल में, गिनी पिग में, रेट में थर्ड आई को डेवलप किया है। और थर्ड आई के में क्या है कि पीनियल ग्लैंड जो है,
पीनियल ग्लैंड को उन्होंने आंखों में कन्वर्ट करके दिखाया बाकायदा, और उनका मकसद ये था कि भाई बाई चांस किसी व्यक्ति के जन्म से मान लीजिए अंधा हो या एक्सीडेंट में उसकी आंखें डैमेज हो जाए, उस केस में उसकी जो पीनियल ग्रंथि है उस पीनियल ग्रंथि को आंखों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे बेसिक मैकेनिज्म क्या है, पीनियल ग्लैंड को बनाने वाला जो डीएनए है और आंखों को बनाने वाला जो डीएनए है, डेफिनेटली इन दोनों जीन्स में कुछ नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है वो कॉमन मिलेगी, और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो होम्योटिक जीन्स के नाम से जाना जाता है। होम्योटिक जीन्स एक्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड कंट्रोल द आइडेंटिटी ऑफ ए सेगमेंट। तो होम्योटिक जीन्स हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको ये डिसाइड करते हैं। दे डू नॉट चेंज द नंबर, पोलैरिटी और साइज ऑफ सेगमेंट। लेकिन इन जीन्स के कारण सेगमेंट की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेगमेंट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेगमेंट की पोलैरिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन होम्योटिक जीन्स के कारण होती है। दे एंश्योर द यूनिक डिफरेंशिएशन ऑफ ईच सेगमेंट। ये जीन प्रत्येक सेगमेंट का अपना जो यूनिक विभेदन है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लॉस इन दीज जीन्स डेवलप द फिनोटाइप ऑफ द डिफरेंट कंपार्टमेंट। और ये जीन यदि फंक्शन नहीं करेंगे या इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगा या ये जीन्स इनएक्टिव हो जाएंगे, उस केस में दूसरे सेगमेंट के जो फिनोटाइपिक लक्षण है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। होम्योटिक म्यूटेशंस काजेस वन सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन टू डेवलप एज अनदर। तो कई बार ये देखा गया कि होम्योटिक म्यूटेशंस के कारण एब्डोमेन का एक सेगमेंट होता है वो सेगमेंट अन्य सेगमेंट के अंदर भी ये कन्वर्ट हो सकता है। जैसे लेग्स टू डेवलप इन प्लेस ऑफ एंटीना। तो मान लीजिए एंटीना डैमेज हो गई है या एंटीना के जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशंस हो गया, उस केस में एंटीना की जो जगह है, एंटीना की जो इमेजिनल डिस्क है वहाँ पर एंटीना बनने की बजाय वहाँ पर टांगे बन जाती है। या विंग्स टू डेवलप इन प्लेस ऑफ आइज। तो जहाँ पर कंपाउंड आई बननी चाहिए थी वहाँ पर आंखें बन जाती है। और कई बार रीजनरेशन के दौरान भी ऐसा देखने को मिलता है, और इस तरह का जो रीजनरेशन होता है उसको हेटेरोमॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रॉन में जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए इस तरह के। तो प्रॉन में क्या है कि जिस ऑर्गन को डैमेज किया और आफ्टर रीजनरेशन वो ऑर्गन तो नहीं बना बल्कि वहाँ पर और कोई दूसरी रचना बन गई। तो जो डैमेज पार्ट है वो तो बना नहीं, डैमेज पार्ट के अतिरिक्त दूसरी रचना जब डेवलप हो जाती है तो ये परिघटना हेटेरोमॉर्फोसिस के नाम से जानी जाती है। These genes do not create new patterns। ये जीन कोई नए प्रतिरूप को उत्पन्न नहीं करते हैं। They only change cell fates। ये केवल कोशिकाओं के भविष्य को ये प्रभावित करते हैं। किस रूप में? By switching the set of genes। जो जीन है इसको स्विच ऑफ करके या स्विच ऑन करके that functions in particular compartment। तो होम्योटिक जीन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि कई बार दो थोरैक्स की ड्रोसोफिला है वो डेवलप हो जाती है, कई बार बिना थोरैक्स की ड्रोसोफिला है वो डेवलप हो जाती है। इसका फिगर इसमें स्लाइड में मैंने शेयर किया है यहाँ पर। ये जैसे एक डिटेल पार्ट इसमें मैं दिखाया है इसमें। ये जैसे ड्रोसोफिला का बेसिक डायग्राम है, इसमें हेड रीजन, इसके बाद ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये एब्डोमेन के सेगमेंट है इसमें। अब इसमें एंटीरियर जो रीजन है इसमें एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये अलग अलग ये जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अब इसमें किस जीन्स में क्या क्या डिफॉर्मेशंस होगी, किस तरह की इसके अंदर फंक्शनिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग इस तरह के एम्ब्रियो इसके अंदर ये डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिफॉर्म्ड एम्ब्रियो है, ये सेक्स कॉम रिड्यूस्ड हैं, ये एंटीनापीडिया रिड्यूस्ड हैं, अल्ट्रा बाइथोरैक्स हैं, एब्डोमिनल ए है, एब्डोमिनल बी है। ये हाइपोथेटिकल यहाँ पर सेगमेंट जो जीन सेगमेंट्स हैं उनकी
उपस्थिति को जैसे लोकलाइज करके दिखाया इसमें। इस फिगर में आप देख रहे हो हेड जो रीजन है, यहाँ पर जो रचना बननी चाहिए वो तो बनी नहीं, और उसके स्थान पर दूसरी रचना जैसे बन गई। और जैसे ये जो पार्ट इसमें आप देख रहे हो, यहाँ की स्ट्रक्चर अलग है, अब इसी पार्ट में आप देख रहे हो ये इस तरह की रचना यहाँ पर डेवलप होगी। तो हीट्रोमॉर्फोसिस टाइप की जो परिघटना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ, ये एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें। इस ड्रोसोफिला आप देख रहे हो, इसमें दो थोरेक्स बन गए। आगे जैसे हेड है, उसके बाद थोरेक्स है, फिर थोरेक्स है, उसके बाद एब्डोमेन है। अब यहाँ पर डबल थोरेक्स बन गए, तो यहाँ पर दोनों थोरेक्स में जो पंख है, दोनों पंखों की शेप और साइज भी सेम होती है। अदरवाइज तो क्या होगा, पहली जोड़ी जो पंख है उनकी साइज जनरली बड़ी होती है, और पोस्टीरियर जो विंग है उनकी साइज छोटी होती है। लेकिन इस बाई थोरेक्स वाली ड्रोसोफिला आप देख रहे हो, दोनों ही पंखों की शेप साइज है, इसके अंदर शिराओं का विन्यास है, लगभग वो सेम है। तो ये बाई थोरेक्स टाइप की ड्रोसोफिला है, और ये एक बहुत ही संक्षेप में और अंडरस्टैंडेबल मैनर में ये पीपीटी मैंने तैयार किया है। ये तैयार किया बहुत पुराना है, क्योंकि ये 12 साल पुराना पीपीटी है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि मैं भी इस टॉपिक के टच में नहीं हूँ। लेकिन चूंकि अभी एमएससी के एग्जामिनेशन होने वाली है, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट यदि इतना भी एग्जाम में लिख के यदि आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होगा, और काफ़ी अच्छा स्कोर वो करते हैं। और अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और अपने जो भी क्लासमेट है, फ्रेंड्स हैं, अन्य जो आरएस आरटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये जो व्याख्यान है काफ़ी फ्रूटफुल है। और अंत में हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।